अभी कुछ रिसेंट जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स कई जगहों पे आए, जिसमें हमारे किश्तवाड़ में काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट आए। उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसानात हुए अभी के टाइम पे, उसमें गांव के नाम उड़िल गुजरा, साथ में हमारा जो यहाँ पे ठाठरी का एरिया था वहां पे हुआ, बिल्कुल बस स्टैंड के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे हमारे बटवार के ऊपर जो उड़ीगढ़ का एरिया है, जहां मैं कल विजिट भी किया हूं और काफी टाइम के बाद वहां विजिट किया। बेसिकली मैं जम्मू में अपनी जो कोर्ट हियरिंग था, कोर्ट की तारीख की वजह से वहां चले गया था, तो काफी दिनों बाद में वहां जाना हुआ। लेकिन फोन पे सारे कॉन्टेक्ट से, वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, या जो भी इश्यूज थे, वो सारे के सारे इश्यूज फोन पे ही हुए थे। लेकिन कल जब मैं वहां पे पहुंचा तो कुछ इश्यूज वहां पे पेंडिंग थे जिनको देखना पड़ा। लेकिन जब भी ये आपदा आती है, जब भी ये डिजास्टर्स होते हैं, जब भी ये इश्यूज होते हैं, उस टाइम पे हम सभी लोगों को कुछ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का पता होना इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर डिजास्टर होता है उसके टाइम पे हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस टाइम पे। और जब डिजास्टर खत्म होता है, डिजास्टर खत्म होने के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। इस टाइम पे मैं सिर्फ लास्ट एंड वाला पॉइंट जो है कि डिजास्टर हो गया है उसके बाद क्या करें हम, उस पर मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे उड़िल गुजरा में या जो कई गांवों में जहां क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, उन एरियाज में जो इश्यूज हुए हैं, उन एरियाज में उन लोगों को ताकि आसाइश हुए, आराम हो कि ये चीजें उनकी फैसिलिटीज हैं, ये चीजें उनके पास अवेलेबल है, उनके अधिकार हैं। सबसे पहला चीज, आप जानते हैं जहां पे फ्लैश फ्लड होता है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि वहां की फसलें तबाह हो जाती हैं। अब बहुत सारे गरीब बेचारे हैं जो इस टाइम पे, जिनका लाइट नहीं है तो बिजली नहीं है तो फोन यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो लाइव में जुड़ नहीं पाते। बहुत सारे गांवों में, गांव जाता हूं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का इशू है। बहुत सारे गांव है, मेजोरिटी गांव में नेटवर्क नहीं है। मेजोरिटी गांव जो हमारे किश्तवाड़ के गांव है वहां पे नेटवर्क नहीं है। अगर नेटवर्क है भी तो 3G 2G मुश्किल से चलता है, तो वो लाइव बेचारे देख नहीं पाते हैं। बट आई विश कि वो जो लाइव कभी किसी सिटी एरिया में आए जहां पे नेटवर्क चलता हो तो वहां पे बेचारे देख पाए। उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटवर्क वाले जितने भी एयरटेल हो, जियो हो, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें, उस चीज का जिम्मेदारी ले जाएं। आप 350 रुपए रिचार्ज करता है एक बंदा, उसके बाद भी उसको आप 4G या 5G नहीं दे पा रहे, तो इस तरीके का टेलीकॉम सर्विस कैसे चलेगा। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला चीज मैं लिस्ट बताता हूं कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी जो मसले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक इंसान को पता होने चाहिए कि जब भी आपदा है, जब भी डिजास्टर हो, जब भी फ्लैश फ्लड एंड क्लाउड बर्स्ट हो, तो उस टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं हम, उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। आपकी फसल जाती है, हमारी फसल अगर गई तो उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पोर्टल रखा हुआ है और साथ में इंश्योरेंस भी रखा है। इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, अगर आपका लोन निकला है, टर्म लोन निकला है, अगर उस पे लोन निकाला, अपने फसल पे लोन निकाला है, तो उसके बाद आपका फसल का जो लोन होता है वो आपको माफ किया जाता है। उसके बाद आपके पास 14,447 14447 उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना नजदीकी CSC सेंटर पे जाके वहां से आप अपना रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपकी जो फसल का नुकसान हुआ होगा उसका बीमा मिल जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे इसमें पेड़ काफी ज्यादा गिरते हैं और मैंने कल भी अभी CHO साहब से, जो चीफ हॉर्टिकल्चर साहब हैं, उनसे बात हुई थी। और जितने भी लोग हैं, जिनके पेड़ गिरे हैं, आप अपना नाम रजिस्टर करवाएं। आज या कल में शायद बंदा पहुंच भी गया होगा, उन्हें नाम लिए भी होंगे। तो ऐसी चीजें जब भी पेड़ का नुकसान होता है, आप हॉर्टिकल्चर में फोन करें और वो वहां पे आ जाएं, वो वहां पे पहुंच सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोगों के घर डैमेज होते हैं और डैमेज होने की कगार में होते हैं, तो ऐसे टाइम पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है कि वो वहां पे पहुंचे, पटवारी का काम है कि वो पहुंचे और पटवारी एश्योर करे कि जितने भी मकान वहां पे टूटे हैं उन सारे मकानों को वो देखे, और मकानों को जितने भी डैमेज हुए हैं वो सबको देखे, और उसके बाद उनका कंपनसेशन या रिलीफ जितना भी मिलता है, डिजास्टर रिलीफ, वो सारा उनको मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जब भी ये नाले फटते हैं, जब भी ये फ्लैश फ्लड होते हैं, तो नालों के जरिए पानी आता है। तो नालों के जरिए जितना भी पानी आता है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, जो हमारे किश्तवाड़ में यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक डिवीजन है, जो PHE का डिपार्टमेंट है, वही काम करती है।
इरिगेशन का भी। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि जितने भी बंड्स होते हैं, जितने भी क्रेड्स लगाने होते हैं, वो क्रेड लगाएं, ताकि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को कहीं बेचारे को सफर न करना पड़े और वो क्रेड लग जाए और मकान रुक जाए। साथ में इसमें ये चीज है कि मैं देख रहा हूँ कि क्लाउड बर्स्ट कई जगहों पे ज्यादा नुकसान इसलिए करते हैं कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट लेवल डिफोरेस्टेशन हो रही है। फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट बे इंतहा तरीके से क्लियरेंस जंगलों को काट रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है, कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन इसमें पूछताछ होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो देखना चाहिए कि किस तरीके से लूटमार हो रही है, हमारे जंगलों की लूटमार हो रही है। लेकिन देखने के लिए, इन जंगलों को देखने के लिए कोई नहीं है, तो जिनकी वजह से इसमें फ्लैश फ्लड भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी जगहों पे देखा, जैसे उड़ीगढ़ में भी हमने देखा कल कि डिस्पेंसरी वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो मंत्री इसीलिए बनते हैं, एमएलए इसीलिए होते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि 1947 में भारत आजाद हुआ है, कोई 250 से 300 आबादी का एक गांव है, लेकिन वहां पे डिस्पेंसरी नहीं है। कोई बीमार हो जाएगा तो आप मुझे बताओ अस्पताल पहुंचेगा कैसे, जहां पे इस कंडीशन में, जहां पे रास्ते खत्म हो चुके हैं। जब मैं भी गया था उस रास्ते में तो बड़ा मुश्किल से वहां पहुंचा मैं, क्योंकि रास्ता नहीं है। तो इस आपदा के टाइम पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप मुझे बताओ वो सिटी में कैसे पहुंचेगा, जबकि रास्ता ही नहीं है वहां पे। इसके साथ साथ आप मुझे बताओ, जो ग्राम सड़क योजना होता है 250 घर, जहां पे वहां पे रोड होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार भी एमएलए रहा और एमएलए खुद कैबिनेट मिनिस्टर भी कहीं टाइम पे रहा आरएंडबी का। और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, कि सरकार, केंद्र सरकार सारा पैसा देती है। और अब यूटी भी है। यूटी में जैसे मोदी ने कहा था कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद यहाँ रातों रात डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर टॉप लिस्ट पे जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन वो डेवलपमेंट हमने देखी नहीं। लेकिन 26 साल हो गए। 26 साल के बाद भी उड़ीगढ़ के लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी तक रोड नहीं है। और आज भी लोग रोड के बिना बेचारे सफर करते हैं, आज भी रोड लोगों के पास नहीं पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, ये यहाँ के मंत्री जितने भी रहे, ये सारे ठेकेदार रहे। एक मंत्री 10 रोड लेता है, 10 रोड पेंडिंग रखता है। क्यों? वो 10 रोड को सैंक्शन टेंडर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 रोड फिलहाल संभाल सकता है, 10 रोड अगले टाइम पे वो निकालेगा। फिर हमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है तो मशीनें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वहीं पे मलबा जब इन्होंने डालना होता है नालों में, वो मलबा की वजह से पूरे गांव तबाह हो जाते हैं। तो कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं करता है, ना ही वो खुद बात करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनके खुद के कारनामे, उनकी खुद की गलतियों की वजह से वो मलबा जब एक नालों में डालते हैं, उसकी वजह से तूफान आते हैं, उसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे उडिल गुजरा के एरिया में, यहाँ के एक्सएमएलए ने, एक एक्सएमएलए वो ठेकेदार है, उसने मलबा वहां पे डाला। और मलबा डालने के बाद पूरा मलबा उडिल गुजरा के लोगों के घरों में पहुंचा, लेकिन उनको टस से मस नहीं हुआ। कम से कम मशीन भेज दो। मस्जिद में आपने मलबा डाल दिया, मदरसे में मलबा डाल दिया। जिस मदरसे में 150 से 200 बच्चे पढ़ रहा है, उस 200 बच्चों को आपने पूरा खत्म कर दिया, उनका किचन शेड खत्म हो गया। लेकिन किसी ने कंपनसेशन की डिमांड नहीं की, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इस एक्स एमएलए की वजह से ये सारा नुकसान हुआ, तो पैसा वो भरेगा, जेब से पैसा उसको भरना है, क्यों नहीं भरेगा? उसका काम है, उसने नुकसान किया, पूरे उस जगह का नुकसान उसने किया। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स एमएलए, तो एक्स एमएलए से सारे डरते हैं। कितनी चोरियां हम कर रहे हैं, कितना डाके हम डाल रहे हैं, कितना ब्लैक मनी हमारे पास है। नहीं, इन चोरों से हम सवाल नहीं पूछते हैं, इस माफिया से हम सवाल नहीं पूछ सकते। आप सवाल खड़े हो जाइए। अगर चोर नहीं, अगर हम गलत नहीं करते हैं, अगर किसी का पैसा नहीं खा रहे, माफिया नहीं है हम, अगर दलाली नहीं कर रहे हैं, तो सवाल पूछने में क्या हर्ज है? उडिल गुजरा में मैंने देखा कुछ दलाल आए और दलाल सवाल पूछने लगे कि नहीं, आप ये जो है, ये इस साहब ने नहीं डाला, किसी और साहब ने डाला, ये नेचुरल है। कहां से नेचुरल है? आपने पूरा शिड़ी का जो रोड है, जो बटवाड़ी और इस एरिया में जाता है, उड़ीगढ़ में जाता है, वो सारा मलबा आपने उसमें डाला। और सारा मलबा डालने के बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं है। इसके बाद आप देखिए, उस उडिल गुजरा के बाद फिर से 3 फ्लड आते हैं। मलिकनाड़ वाले एरिया में आता है, ऊपर से जानबाज जो ब्रिज है वहां से मलबा आता है। उसके अलावा उड़ीगढ़ के 3 जगहों पे मलबा आता है। लेकिन उड़ीगढ़ के लोगों को अभी तक नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क के नाम पे धोखा है। वहां के बच्चे बेचारे क्या पढ़ेंगे? मोदी को देखना चाहिए कम से कम। फिर लोग कहते हैं कि मोदी को गालियां क्यों दे रहे हो, या मोदी से सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मोदी अगर खुद कहता है कि हिंदुस्तान मैंने डिजिटल इंडिया बनाया, तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर हमारे बच्चे, जो कोविड में बच्चे होते हैं, कोविड में बेचारे पढ़ेंगे कहाँ पे? यहाँ आज भी छुट्टियां होती हैं, गर्मी हो जाती है तो छुट्टियां हो जाती हैं, सर्दी हो गई तो छुट्टियां हो रही हैं। लेकिन हमारे स्मार्ट रूम क्लासेस नहीं बन रहे हैं लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए स्मार्ट रूम क्लासेस नहीं है। हमारे स्कूलों की इतनी खस्ता हालत है कि दीवारें टूट चुकी हैं, मास्टर डर जाता है अंदर पढ़ाने के लिए, अंदर बच्चे डरते हैं।
पढ़ाने के लिए अंदर बच्चे जाते हैं, बच्चे डरते हैं कि पढ़ें कैसे हैं। वहां पे दरारें पड़ी हैं, डांट नहीं है उनके पास, डेस्क नहीं है उनके पास, कुर्सियां नहीं है इनके पास, बैठने की जगह नहीं है इनके पास। वो वहीं पे जितने भी बड़े बड़े रुतबादार टीचर हैं, जितने भी बड़े बड़े मास्टर जिनके रुतबादारी अच्छी है इन सीओ के साथ और इन मंत्रियों के साथ, वो सारे पूरे किश्तवाड़ में बैठे हैं। लेकिन गांव में, उस शिड़ी के गांव में, उस उड़ीगढ़ के गांव में, हमारे यहाँ जो गांव है, दूर दूर कुड़ना है, बालना जुगना है, इन एरियाज में लोगों को ट्रांसफर किया भी गया, लेकिन उसके बाद भी आज वो लोग वहां पे नहीं जा पाते हैं। वो आज भी टीचर सारे इनने यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बिठा के रखे हैं। अपने अपने जो इनके खास बंदे हैं, इनके अपने जो दलाली इनकी करते हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में बिठाया रखा है। और जब लोग आरटीआई डालते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने के बाद पता चलता है कि ये लोग, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनने दलाली मचा के रखी है, माफिया सेटअप करके रखा है। लेकिन अनकरीब वक्त आएगा कि आकिब शाह इनके खिलाफ सड़क में खड़ा होकर प्रोटेस्ट जब करेगा और सड़क में इनके खिलाफ जब खड़ा हो जाएगा, बताएगा कि हमारे बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये गलत कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीओ किश्तवाड़ को और डीसी किश्तवाड़ को और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव में पढ़ते हैं, उनको टीचर क्यों नहीं पहुंचते वहां पे। टीचर नहीं उनके पास है और एनुअल ट्रांसफर ड्राइव नहीं हो रहा है। एक बंदा 20-20 साल, 30-30 साल से एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, उसको यहां से उठा के किसी गांव में नहीं डाला जाता है। और गांव का वाला बंदा जो बेचारा 30 साल से रगड़ रहा है, वो गांव में ही है, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं है, वो बेचारा वहीं पे। तो क्या ये पार्शियलिटी नहीं है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस गरीब के साथ, जो बेचारा कहीं गांव में 30 साल दे रहा है, लेकिन उस टफ टेरेन में जॉब करने के बाद उसको बेचारे को यहाँ पे किश्तवाड़ में या सिटी में, एरिया में लाया नहीं जाता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, उड़ीगढ़ के एरिया में इतना बड़ा नुकसान हुआ, या इससे पहले उड़िल गुजरा के एरिया में नुकसान हुआ, आप मुझे बताओ कितने मंत्री गए, कितने मंत्रियों ने क्या काम किया वहां पे। अगर एक एमएलए है, एमएलए का काम है कि वहां पे पहुंचना है, एमएलए का काम है कि जो ही ये चीजें होती हैं, लेकिन नहीं, एमएलए वोट ले जाएगा, फिर बोलेगा नहीं मुझे जम्मू में घूमना है, मुझे कश्मीर में घूमना है। यार आपको तो वोट यहाँ के लोगों ने दिया, आपको तो यहाँ के काम करने, आपको तो उड़िल गुजरा के लोगों के नाम काम करने, आपके तो काम उड़ीगढ़ के नाम लोगों के काम करने। आपको इसलिए वोट नहीं किया कि आप जाके ऐश करें, स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो में घूमें। आपको इसलिए वोट नहीं किया गया था कि आपको अच्छा क्वार्टर मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, इसलिए आपको वोट नहीं पब्लिक ने किया था। वोट पब्लिक ने इसलिए किया था कि उड़िल गुजरा में जब प्रॉब्लम होगा तो आप खड़े हो जाएंगे, जब उड़ीगढ़ में मसला हो जाएगा तो आप खड़े हो जाएंगे, स्कूलों को देखेंगे, डिस्पेंसरियों को देखेंगे। आप मुझे बताओ, यहाँ इंदरवाल का एमएलए छात्रों से है, और छात्रों में जो पीएचसी है वहां पे डेंटल का डॉक्टर नहीं है, डेंटल का टेक्नीशियन नहीं है, और डेंटल का डॉक्टर बीएमओ है, डेंटल वहां पे एक जो डेंटल का टेक्नीशियन भी है, लेकिन दोनों काम नहीं करते हैं। वहां पे कुर्सी भी रखी गई है जिसपे आप डेंटल दांत निकालते हैं, उस टाइम पे सुलाते हैं, वो कुर्सी भी वहां पे अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद सीएमओ भी सोया है, इसके बावजूद यहाँ के जो है वहां का बीएमओ भी सोया है, और बीएमओ खुद बीडीएस है, डेंटल डॉक्टर है। और आप जानते हैं कि डेंटल डॉक्टर, पहले वो डेंटल डॉक्टर है, फिर बीएमओ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बाद में होती है, पहला प्राइमरी पोस्ट उनका एमओ है, मेडिकल ऑफिसर है, और मेडिकल ऑफिसर जो है वो बीडीएस है, डेंटल डॉक्टर है, उसका काम है। लेकिन माफिया सेटअप हुआ है, बाहर 2 दुकानें, गेट के राइट साइड पे एक दुकान है, गेट के बाएं साइड दूसरी दुकान है, 2 दुकानें वहां पे खड़ी हुई हैं, और 2 दुकानें वहां पे। एक गरीब बेचारा, आप मुझे बताओ, जिसके पास 10 रुपए नहीं है, वो बेचारा गरीब कहां से पैसा लाएगा और वहां प्राइवेट में जाएगा। सरकारी सुविधा होने के बावजूद एक एमएलए कितना इनएफिशिएंट है, एक एमएलए कितना नाअहल है कि वो यहाँ पे शुरुआत नहीं करा सकता है इसकी, वो यहाँ पे शुरुआत नहीं करा सकता है कि डेंटल वहां पे डॉक्टर हो, डेंटल का क्लिनिक वहां पे हो, डेंटल का क्लिनिक अंदर अस्पताल के अंदर हो। और अस्पताल की खस्ता हालत ये है कि बाथरूमों का खस्ता हालत है, पानी बाथरूम में नहीं है, गंदगी बाथरूम में है, और ये हर जगह। या आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अस्पतालों में अभी आएंगे तो यहाँ पे भी बाथरूम को गंदा हालत है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि यहाँ पे साफ सफाई का करने वाला को पैसे नहीं दिया जाता है, या कोई साफ सफाई करने वाला है ही नहीं। कम से कम इस अस्पताल को साफ रखा जाए, हाइजीनिक रखा जाए। कोई बंदा जब अस्पताल में आता है तो वो ठीक ठाक होता है, थोड़ा बहुत बीमार होता है, लेकिन जब अस्पताल में पहुंचता है तो वो ज्यादा ही बीमार हो जाता है। स्टाफ की कमी है, स्टाफ का कमी अस्पतालों में है, हमारे स्टाफ की कमी हमारे स्कूलों में। लेकिन जबरदस्ती ये जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मंत्री हैं, जबरदस्ती एक गरीब को गरीब रखा जाता है, जबरदस्ती एक गरीब को पीछे रखा जाता है, उसकी शिक्षा से उसको दूर रखा जाता है, उसको उसके
जो हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है उससे दूर रखा जाता है, ताकि बंदा बीमार रहे, और बीमार रहेगा तो बंदा सवाल नहीं पूछ सकता, और वहीं पे शिक्षा से दूर रखेगा तो तब भी सवाल नहीं पूछेगा। शिक्षा से दूर बंदा होगा, वो रेवड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे पीछे चलेगा, वो सवाल नहीं पूछ पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें सभी लोगों को इसमें खड़े होने की जरूरत है और इस पे बात करने की जरूरत है। क्लाउड बर्स्ट में जितने भी इश्यूज हुए, मैं बेसिकली यही बोलना चाहता कि पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, इनको जितने भी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स है, इन सभी डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये एक्टिवली काम करें, एक्टिवली खड़े हो जाएं, एक्टिवली इन जब आपदा आती है, जब यहाँ जो जितने भी ये डिजास्टर्स होते हैं, उस टाइम पे इनको खड़ा होना चाहिए, और खड़े होने के बाद इनके लोगों की मदद करनी चाहिए, वो रात हो दिन हो, उस टाइम पे जरूरत है। अब आप मुझे बताओ, रात में लाइट नहीं है, रात में पानी नहीं है, तो उस टाइम पे एसेंशियल सर्विस के लिए अस्पताल में इशू है, कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और डॉक्टर कहेगा कि मैं सोया हूं और इस टाइम पे नहीं आ सकता हूं, इस टाइम कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत के तरीके से उनको खड़ा होना पड़ेगा वहां पे। और साथ में आजकल आप जानते हैं कि 5 अगस्त था, और अगस्त 5 अगस्त था, और 5 अगस्त जो है हिस्टोरिक डे जो भाजपा की थी, और हमारे लिए ब्लैक डे है। 370 को खत्म किया गया, 35 ए को खत्म किया गया, 370 में बताऊंगा। स्टेट को खत्म कर दिया। स्टेट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट नहीं है तो उमर अब्दुल्ला को कोई सलाम नहीं करेगा, तो स्टेट इंपॉर्टेंट है ऐसे कामों के लिए। बाकी ये कि शिक्षा को बढ़ाना था, हेल्थ को बढ़ाना था, वो काम सकीना इत्तू का था, उमर अब्दुल्ला का था, लेकिन इनको स्टेट इसलिए चाहे ताकि इनको डीजीपी सलाम करे, इनको पुलिस वाले सलाम करे, पुलिस वाले इनको धक्के ना मारे। लेकिन आज तक इनने क्या किया? जब ये चीफ मिनिस्टर थे, आज तक इनके पास स्टेट थी, इनने किया क्या? वो मुफ्ती हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनने किया क्या आज तक? इसके साथ में 35A जब हमारे पास था, तो 35A एक इंपॉर्टेंट चीज था। 35A में यहाँ की नौकरियां रिजर्व थी। आज हम देखते हैं प्रोजेक्टों में सिर्फ बाहर के लोग आए हैं, हमारे किश्तवाड़ के लोग, हमारे डोडा के लोग, भद्रवा के लोग कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे। जितनी भी कंपनीज आती हैं, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे होती हैं, सारे कंपनीज में बाहर के लोग होते हैं, और बाहर के लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ किश्तवाड़ का बंदा जो बीटेक करके, एमटेक करके, जो बेचारा रात दिन अपना आंखों से तेल निकाल के बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आया, उसको कोई नहीं पूछता। तो 35 से इसलिए था कि यहाँ की नौकरी यहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए। बाहर जो हमारा यहाँ पे पीआर जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट था, पीआरसी या स्टेट सब्जेक्ट को कहते थे कि हम स्टेट सब्जेक्ट होते थे यहाँ के, अभी डोमिसाइल कर दिया, तो बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिजर्व था। हमारे पास यहाँ की लैंड रिजर्व थी, क्योंकि बाहर से आके यहाँ लैंड नहीं खरीद सकता। मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर 371A, B, C, D से लेकर G, H तक अगर इतने आर्टिकल्स बाकी स्टेटों को स्पेशल प्रोविजन देते हैं, बाकी स्टेटों को इतना मान सम्मान देते हैं, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं देते हैं? और ये कहा गया कि 370 हटेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रातों रात बढ़ जाएगी। अगर 370 हट जाएगा तो रातों रात यहाँ पे सिस्टम बदल जाएगा, यहाँ पे रातों रात डेवलपमेंट हो जाएगी। किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, कश्मीर के एरियाज, पुंछ रजौरी के एरियाज रातों रात चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज भी हमें इंतजार उस डेवलपमेंट का है। 2 लाख नौकरियों के वादे किए गए, 2 करोड़ नौकरियों के वादे मोदी ने किए, 2 लाख नौकरियों के वादे यहाँ उमर अब्दुल्ला ने किए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लाइव खुली सर, बड़े अफसोस की बात है आज भी, लेकिन वो नौकरियां ही रह गई। किसी के पास वो नौकरियां मिली नहीं। और इसके साथ आप देखिए कि किस तरीके से एक गरीब को बेचारे को बेवकूफ बनाया जाता है। एक गरीब को सिर्फ उसको ये बताया जाता है कि हम सरकारें ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है, सब कुछ फिर फ्रॉड होता है, सब कुछ नहीं होता है। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जनाब एक गरीब को बेवकूफ बनाओ, जितना बेवकूफ बनाओगे उतने टाइम आप सत्ता में रह सकते हो। लेकिन वक्त बदल चुका है, अब गरीब का वक्त आ चुका है, गरीब को जागने की जरूरत है। अगर स्कूल अच्छे नहीं है तो आप दिखाओ कि स्कूल अच्छे नहीं है, आपका अस्पताल अच्छा नहीं है तो दिखाओ आपका अस्पताल अच्छा नहीं है। बाकी जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्पेशल लाइव इसीलिए था कि जितने क्लाउड बर्स्ट या डिजास्टर रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, वो सारे इश्यूज तब ठीक होंगे जब हमें खुद भी अवेयरनेस। तो मंत्री आएगा तो मंत्री पे हम डिपेंड करेंगे कि मंत्री आएगा वो कुछ बताएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी अवेयर रहो कि आपके जो अधिकार हैं, मंत्री के पास कोई एक्स्ट्रा वो चीज नहीं है, आपके पास अपने अधिकार हैं। अपने अधिकारों को जानिए, अपने जो आपके खुद के राइट्स हैं वो जानिए, और कौन कौन सी सर्विस एक सरकार को आपको देनी है वो आप जानिए। कि सरकार का काम है
कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, किसी और चीज में प्रॉब्लम है, वो सरकार का काम है, उसको देना है। वो किसी को एहसान रख के नहीं देना है। पब्लिक टैक्स पे करती है। आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, कोई भी चीज सामान खरीदते हैं, हर चीज पे मोदी ने टैक्स रखा है। तो टैक्स इस्तेमाल इसीलिए तो होता है कि वहां पे फिर इरिगेशन बंड्स लगे, वहां पे जो है लोगों के काम किए जाएं, लोगों के जो मसले मसाइल है उनको हल किया जाए, लोगों को प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे लोगों को डैमेज हुआ है तो रिलीफ दे दें। ये आपका काम है, सरकारों का काम है। ये पब्लिक इसीलिए टैक्स पे करती है ताकि पब्लिक के काम निकले। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी जागने की जरूरत है। आप भी जागिए, सवाल करिए, सवाल उठाइए। जब आप सवाल उठाएंगे तभी जाके सिस्टम बदलेगा। आज तक इन्होंने बेवकूफ बनाया, सरकारों ने बेवकूफ बनाया, मंत्रियों ने बेवकूफ बनाया, और इन्होंने अपने दलालों को फायदे दिए, जो दलाल इन गांवों में रहते हैं। लेकिन एक वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, और दौर इस तरीके से बदलेगा जो सबसे गरीब होगा। 10 सबसे गरीब बंदों को उठाना है, उनको बोलना है कि जनाब गांव में कैसे डेवलपमेंट होगी, क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद आपको बोलना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, ये प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे उन गाँव में उन गरीबों से पूछना जाए। लेकिन आज के टाइम पे एमएलए अपने दलालों से पूछता है। गाँव में 2-4 चंद दलाल रखे होते हैं, उन्हीं से पूछा जाता है, उन्हीं को पैसा दिया जाता है, उन्हीं को वीडियो के थ्रू पैसा दिलाया जाता है, स्किल्ड से पैसा दिलाया जाता है, मटेरियल से पैसा दिलाया जाता है। एक गरीब को बेचारे को दूर रखा जाता है। गरीब को कोई पूछता नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी योजना हो, सब योजना को जितना भी फायदा होता है वो सारा का सारा दलाल एक उस गांव का उठाता है, वो सरपंच हो, खड़पंच हो, कोई भी हो। लेकिन एक गांव में गरीब को रेवड़ की तरह बेचा जाता है, बकरी और बेड़ के रेट से कम बेचा जाता है, वोट लिए जाते हैं उनसे, फिर पूछा नहीं जाता है कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। आपसे लाइव में फिर जुड़ेंगे। जितने भी सलाम करते हैं सबको वालेकुम सलाम। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाम।